अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अमेरिका दुश्मन है या दोस्त, अमेरिकी गुलामी नामंजूर या अमेरिका से ही दोस्ती मकसूद। पहले अमेरिका पर साजिश करके हुकूमत को घर भेजने का इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल बाजवा को उसी साजिश का मरकज़ी किरदार ठहराया, फिर कहा अमेरिकी साजिश को अमली शक्ल पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स ने दी, फिर कहा साजिश जनरल बाजवा ने एक्सपोर्ट की और अमेरिका में लॉबिंग करके उन्हें यकीन दिलाया कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है। अदम एतमाद के वक्त अपोजिशन रहनुमाओं की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात को गद्दारी करार दिया, लेकिन जब खुद अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें की तो उसको सियासी आज़ादी का नाम दिया। कल कह रहे थे अमरीका कैसे हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है, बिल्कुल सही बात। आज कहते हैं अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद को मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अमेरिका को दिए जाने वाले जवाब की भी मुखालिफत की। पीटीआई की सियासत पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है वैसे कि ऊँट है ऊँट तेरी कौन सी किल सीधी। अहम तरीन नाज़रीन सवाल यह है कि अमेरिका से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हक़ में करारदाद कैसे मंजूर हो गई, जबकि बानी पीटीआई बार बार कहते हैं कि जनरल बाजवा ही ने अमेरिका को कन्विंस किया कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और उसके लिए ख़तरा है, इसीलिए अमेरिका ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब जो करारदाद अमेरिका ने मंजूर की है, तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि बानी पीटीआई अब अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि ना वो उनके ख़िलाफ़ थे और ना उनके लिए ख़तरनाक है? और यकीनन तहरीक इंसाफ को अमेरिका को कन्विंस करने में बहुत पापड़ बेलने पड़े होंगे। जंग अखबार की जनवरी 2024 की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग और मीडिया रिलेशंस के लिए नई कंपनी से मुआहदा किया था, जिसकी तस्दीक पीटीआई अमेरिका के रहनुमा आतिफ खान ने की थी। वो कहते हैं कि कंपनी से मुआहदा इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। मुआहदे के तहत इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की सूरत में उन्हें नुमाया किया जाएगा। आतिफ खान के मुताबिक उन्होंने अमरीकी मीडिया, इंसानी हुकूक की तंजीमों और ऑब्जर्वर ग्रुप्स को पाकिस्तान में कागजात नामजदगी छीने जाने, मुबैना अगवा की वारदातों और इंसानी हुकूक की दीगर मुबैना खिलाफ वर्जियों के हवाले से आगाह किया था। क्या ये कहा जा सकता है कि अमरीकी करारदाद भी तहरीक इंसाफ की अमरीका में लाखों डॉलर्स खर्च करके लॉबिंग का नतीजा है? यानी इल्ज़ाम भी अमरीका पर, मदद की तलबगार भी अमरीका से, हुकूमत गिराने का शिकवा भी अमरीका से, हुकूमत बनाने की उम्मीदें भी अमरीका से। अफसोस इक़्तिदार के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम जो इन इलेक्शंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे रही है, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि अमरीका हमारे मामलात से दूर रहे। उन्होंने मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन के अमल में अफवाज और खुफिया इदारे मुदाखलत न करें। हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके। पीटीआई से इत्तेहाद पर उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत में यकसुई नहीं है, इसलिए शूरा ने किसी इत्तेहाद में जाने का इंतज़ार किए बगैर अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद का फ़ैसला किया है। अगर सियासी जमातों के दरमियान बाहमी ताउन का माहौल पैदा हुआ तो हम इसे काबिल अमल बनाएं। अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। स्टूडियो में अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान अजमल जामी साहब, सीनियर एंकर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। अतर आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। अमरीकी करारदाद तहरीक इंसाफ के हक़ में पास होना, पाकिस्तान की करारदाद की तहरीक इंसाफ की मुखालिफत, ये सब क्या बताता है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि किसने किसको मनाया, अचानक कैसे ये जो मैंने आगाज़ में भी बात भी की कि अमेरिका को कैसे वोट की इज़्ज़त और इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और यहाँ के इंसानी हुकूक अचानक कैसे याद आ गए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है अमरीकी जो अवाम के नुमाइंदे हैं और एक है अमरीकी हुकूमत। जो साइफर था वो अमरीकी हुकूमत की ख्वाहिश थी मुबैना तौर पे। जो भी ये जो करारदाद है, ये अक्रॉस पार्टी सब ने इसको सपोर्ट किया, उनके नुमाइंदों ने, जिसमें 187 जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं और 181 डेमोक्रेट्स, मतलब कि दोनों सियासी जमातें, दो पार्टी निज़ाम है वहाँ पे। ऑपोजिशन ने भी इसको सपोर्ट किया है और हुकूमत की जो जमात है उसने भी सपोर्ट किया। किस चीज़ के ऊपर किया? मेरे ख्याल में गौर करने की ज़रूरत है कि अगर अमेरिका की 85% कांग्रेस ये समझती है, 85% ने इस पे वोट दिया और उसमें से 95% ने कहा कि पाकिस्तान में शैम इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जमहूरियत खतरे में है, तो मेरे ख्याल में हमें खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि चीज़ें इस नहज पे किस तरह पहुँची। अगर लॉबिंग करके एक फर्म लेके आप अमरीकी कांग्रेस का
85 या 90% हिस्सा अपने साथ कर सकते हैं, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर लेती लॉबिंग? लेकिन अतर फिर यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अगर ये इंसानी बुनियादों पर ही, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही किया गया है, तो फिर फ़लस्तीन और कश्मीर क्यों नहीं याद आता है इन्हें? तो फिर तो देखें यूक्रेन भी है, फिर तो उसके पीछे आप चले 60s 70s। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं फरमाया कि पूरी 20वीं जो सदी है उसमें हर जगह पे अमेरिका ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गिरवाई हैं, हर जगह पे वो उनका किरदार है। पर मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें इशू ये है कि एक अमेरिकी हुकूमत है, एक अवानी नुमाइंदगान है, उनकी एक पोजीशन है, सर्टन पोजीशन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हवाले से। अब उससे हमें इत्तेफाक हो सकता है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाकामी जो नजर आ रही है ना, देखें आपकी हाई कोर्ट जब कहेंगी कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आपका जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम से जनाब नए ट्राइब्यूनल कहेगा कि ये ट्राइब्यूनल से चीजें वापस आ जाएं और नई ऑर्डिनेंस आ गया, रिटायर्ड जज साहिबान यहाँ पे लगेंगे, ख्वातीन को रिहाई मिलती है और दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके वुजरा टीवी पे बैठ के कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप करवा लें इलेक्शन। ये वो जो सारी बढ़ के मारी जा रही थी ना, ये वो लॉबिंग है जो लॉबिंग एक हुकूमत कर रही है अपने खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। इनको देखने की जरूरत है कि कहां पे हमसे गलतियां हुई और चीजों को कैसे बेहतर किया। अजमल, ये कैसे अमेरिका को वोट की इज्जत और इंसानी हुकूक याद आ गए अचानक? बहुत शुक्रिया। मैं आतर साहब को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर उठने वाले सवाल हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, मीडिया की आज़ादियाँ हों, या ओवरऑल जो डिटेरिएशन है अक्रॉस दी बोर्ड, उसका मसला, उस पर सवाल उठते हैं। मैं बेसिर सहाफ़ी अतर साहब दीगर तमाम भी सवाल उठाते हैं। बट ये जो कॉल ऑफ फेल का तजाद है ना, जो बयानिए का है, जिसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करें, दिस इज़ वेरी इंपेरिकल एंड इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है तजिया निगार को सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उन तजादात की जानिब भी निशानदेही करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर ये रेजोल्यूशन इतनी ही खुश आइंद है, 85 से 90% ऐवान नुमाइंदगान अगर पाकिस्तान में हुए इंतखाबात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इन्हीं ऐवान नुमाइंदगान की और इन्हीं के दो होने वाले जो सदारती उम्मीदवार हैं, चीन और गाजा के ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं। क्या आपने पहला जो मुबाहिसा है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन वो सुना है? दोनों ने उस बारे में, हमास के बारे में क्या लाहेअमल इख्तियार किया, हथियार देने के हवाले से क्या बात की, और सफ़े हस्ती से फ़लस्तीन को मिटाने के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स थी? क्या दोनों के स्टेटमेंट्स में कोई तजाद था? ये नहीं ऐवान नुमाइंदगान के मुंतखब करदा लोग होते हैं जो सदर बनते हैं। हाँ, दो इस पर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक ये है, ये तो उसके ऊपर तनकीद मेरी होगी ना, कि अगर हम पाकिस्तानी या वो लोग जो पीटीआई के बहुत हिमायती हैं इस करारदाद के ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन ले आए एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक, तो फिर इन्हें ये भी देखना होगा कि यही ऐवान नुमाइंदगान और यही अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन और उनके जो प्रेसिडेंट हैं या लॉ मेकर्स हैं, वो फ़लस्तीन के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। और कश्मीर का जिक्र भी आपने कर दिया, लेकिन साथ ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतना ओवरवेलमिंग जो नंबर आया है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज 10, 12, 15, 20, 25, 30 को आप लॉबियस्ट के जरिए, फर्म्स के जरिए, आपने खबर का हवाला भी दिया, वाशिंगटन डीसी में शहर के बाहर 14 मंजिलें जितनी बड़ी इमारतें हैं वो सारी लॉबियस्ट की हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड और 2 डेकेड वहाँ पे उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता जैसे इंडिया और दीगर ममालिक एग्जिस्ट करते हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान का भी असर रसूख हुआ करता था। तो ये मुझे तो ज़ाती तौर पर आई सस्पेक्टेड कि ये सिर्फ और सिर्फ डायस्पोरा की वजह से, एक्सपर्ट्स की वजह से या लॉबियस्ट की वजह से इतना ओवरवेलमिंग नंबर नहीं आ सकता। आई सी अ बिगर गेम इन इट, क्योंकि पाकिस्तान जैसे चीन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, उसे रोकने के लिए भी इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। दो दिस रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग। और एक और आम बात करारदाद जो पीटीआई के लिए मुस्बत पहलू है, एक नुक्ता मैं अर्ज कर लूं आपसे, ये करारदाद इखलाकी तौर पर तो ऑब्वियसली सवाल उठाएगी, बट एक इंपॉर्टेंट लूप होल ये है कि ये इन द वेक ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आई है। एक तो ये बाइंडिंग नहीं है, और दूसरा आप ये देखिए कि इलेक्शन कैंपेन जारी है, मुबाहिसे जारी हैं, जो बाइडेन को रिप्लेस करने की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये सीजन ऐसा साजगार नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया है। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देख रहे हैं, एक तरफ अमरीकी करारदाद आ रही है, दूसरी तरफ चीन जो है वो पाकिस्तान में जमातों के मुल्क के इस्तेहकाम की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम एक जमात को देखते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं कि उनकी जमात के अंदर एक भूचाल हमें नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब आ गए हैं मैदान में, वो बात कर रहे हैं, किसी को वो चूहा कह रहे हैं, किसी को उनके कद से बड़ा कह रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। फिर असम्बली के अंदर लोग मौजूद हैं, शानदाना गुलजार साहिबा हो गई या शहरियार आफरीदी हो गए, ग्रुपिंग की बात हो रही है, इमरान खान साहब नाम मांग रहे। क्या हो रहा है? ये अचानक से पार्टी के अंदर भूचाल कैसे आया? लग रहा था कि शायद पीटीआई संभल रही है, एकदम फिर बिखरने लगी है। क्या हो रहा है ये? देखिए, एक तो ये ना कि मैं छोटा सा पिछला जो क्वेश्चन था उस पर छोटे से कमेंट करूंगा कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं।
चीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से एक इवन के ट्राइब्यूनल्स भी बनाए गए, उन पे यूरोप में समाअत होती रही। बरतानवी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जब हवाई वहाँ पे आ रहा था, 5G आ रहा था, उसको बाकायदा ब्लॉक करवाया गया, और वहाँ पे वो हमसे ये गिला करते हैं कि जी आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। इसलिए कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। आप इसराइल के साथ और अमेरिका के जो मफादात हैं, आपको पता है कि वो अमेरिका हमेशा उनको सपोर्ट करता है। आप बाकी तो छोड़ दें, अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली से लेके आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा अमेरिका ने वोट मुखालफत में दिया। वो तो अमेरिका की एक स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे हम अपने आंखों पे कैसे कपड़ा डाल सकते हैं कि हमें अपनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या हमें आलिया हमजा, सनम जावेद नज़र नहीं आ रही? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि क्या हो रहा है? जब कल इमरान खान साहब का मुकदमे की वहाँ पे समाअत थी, वहाँ BBC की खातून कॉरेस्पॉन्डेंट आई हुई थी, और स्पेशली इसलिए आई हुई थी कि देखने के लिए कि पता करूं कि वो कौन सी खातून है जो निकाह करने की वजह से जेल में है। तो इसमें अगर हम लार्जर कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम जो छोटे छोटे हमारे अपने अमाल हैं, अगर उनको बेहतर करना शुरू कर दें सियासी तौर पे, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी जो आपने बात की, इस वक्त तहरीक इंसाफ, टाउट कौन है PTI में? कौन कब्जा कर रहा है PTI पर? PTI में तो इस वक्त या तो टाउट है या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये एक दूसरे के अंदर ही चल रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए, इसमें एक तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा गैप है। कुछ लोग जाके खान साहब को मिलते हैं, वो बाहर आके कहते हैं ये बात नहीं है। इस मौजू पे बिना लगी लिपटी खुल के बात करें इस दफा। जी मैंने पहले कौन सी जी खुल के बात नहीं की, मैं खुल के करूंगा, बिल्कुल बेगम रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, एक तो कम्युनिकेशन का गैप है। जो लोग जाते हैं वो आके कहते हैं जी खान साहब ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, तो लिहाजा अब ये होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इशू, और इशू स्टेम कहाँ से होता है। कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, वहाँ पे जो पुलिस अफसरान जिन्होंने बार बार लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, उनको मनपसंद पोस्टिंग्स दी जा रही हैं। जुनैद अकबर साहब ने सिर्फ इस वजह से कोर कमेटी से इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अफसरान ने मुझे पूरे सूबे में घुमाया, झूठी FIRs करवाई, तो अली अमीन जो है उनको खिलाफ एक्शन लेने की तो दूर बात है, उनको पोस्टिंग्स दे रहे हैं मनपसंद और उनकी तरक्कियां कर रहे हैं। तो ये वो सारा इशू है कि जमात के अंदर इस वक्त जिसे कहते हैं घमसान अफरा तफरी है। लेकिन ये मॉडल सूट करता है इमरान खान साहब को। सूट इसलिए करता है कि अगर जमात बाहर मजबूत होती, खान साहब जेल में कमजोर हो जाते। यहाँ पे आप देखें, शाह साहब भी बाहर होते, चौधरी परवेज इलाही साहब भी बाहर होते, तो ये तो इस PDM और इनके दोस्तों का ये अक्लमंद जो फार्मूला था कि जमात को खत्म कर देना है। जमात तो खत्म नहीं हुई, खान का आपने देव बना दिया जेल में इस वक्त। लेकिन अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान उससे स्ट्रांग हो रहे हैं, उनको सूट करेगी ये पॉलिसी, दूसरी तरफ ये वाला सिलसिला भी तो है ना कि ना इससे ग्रैंड अलायंस बन सकेगा, ना हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो PTI समझती है कि हुकूमत के ऊपर डालना चाहिए, वो प्रेशर भी नहीं बन सकेगा। देखिए, इस हुकूमत के ऊपर आप अपना प्रेशर देख लें ना। अब हमने करारदाद से शुरू किया था, हम इन्वेस्टमेंट से सारी शुरू हुई थी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, ये होगा वो होगा। क्या आपको लगता है कि ये एक हुकूमत ऐसी है कि जिसको कोई ऑपोजिशन नहीं, प्रैक्टिकली उसकी ऑपोजिशन वो तो जनाब जेल में बैठी हुई है। दोनों जो बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें, वो दोनों हुकूमत में, पर एक दिन भी यहाँ पे वो हुकूमत जेर बहस होती है। 7 से 11 तक इमरान खान साहब को रोते रहते हैं, हुकूमत वाले भी और मीडिया वाले भी, कि उसने ये कर दिया, उसकी जमात ने वो कर दिया, उसकी जमात ने ये कर दिया। भाई वो तो इररेलेवेंट है, वो तो खत्म शुदा है। तो खत्म शुद के ऊपर क्यों नहीं ये बहस खत्म हो रही? रीजन बीइंग इसलिए कि ये जो हुकूमत है, बात वही करारदाद वाली, लेजिटिमेट है, लेकिन अवाम की ताईद है। ये बड़ा फिर इशू यही है ना कि ये साइकिल ही घूमा जा रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। और इसमें आपने नाम लिया, परवेज इलाही साहब का नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, तो परवेज इलाही साहब तो बाहर हैं, उनकी पुरस्कार खामोशी, इसकी क्या वजह है अजमल साहब? पुरस्कार खामोशी के हवाले से मैंने कल फवाद शो से तफसीली बात की थी, मेरे प्रोग्राम में तफसील उन्होंने बात की थी। बात यह है कि ये दस्तयाब क़यादत हो या जो हालिया जिनको मरोड़ उठा है इस क़यादत को रिप्लेस करने का और खान को बाहर लाने का उनका मुद्दा हो, दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये फ़लाँ जगह से उठ के आए हैं, ये समझते हैं कि इनको फ़लाँ वजह से लगाया गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को एक मशकूक निगाह से देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैंने पर्सनली बात भी की, उनसे पूछा भी, और ख़ुद भी एक अरसे से इस मामले में सवाल उठा रहा हूँ। मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब की जो तबीयत, मिजाज और सेहत के मामलात हैं, ज़ाती तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, वो शायद इस बात की इजाज़त उन्हें अब नहीं देते, व्हाट्सएवर ही हैड बीन थ्रू, कि वो उस तरह से प्रोएक्टिवली जाके इस मामले को डील करें। हाँ, परवेज़ इलाही साहब हूँ, शाह महमूद हूँ, फवाद हूँ, या इन जैसे जो सीनियर कैडर के लोग हूँ, इनका एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता था। वो ये था कि जो इंगेजमेंट का पहलू था, जिस बारे में हम लिख भी रहे हैं एक अरसे से, वो खलापुर हो सकता था। क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
इनके उस तरह से पॉलिटिकल या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या सिस्टम के साथ उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं थी जो एक सीजन पॉलिटिशियन की होती है, चाहे किसी को ये बात पसंद आए या ना आए। ये बात फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोग जो सीजनड होते हैं, ना सिर्फ वो सियासी जमातों से उनके पुराने ताल्लुकात होते हैं, एक रब्त होता है, इंगेजमेंट होती है, और ना और एस्टेब्लिशमेंट से भी होता है, और वही रब्त आगे काम आता है किसी मामला फहमी के लिए, किसी डायलॉग के लिए, किसी सोल्यूशन के लिए। डील या डील तो बहुत बात की बातें हैं। मौजूदा क़यादत के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ही है कि ये इनका जो लेवल ऑफ इंगेजमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ द करियर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉन एक्सपर्टीज। ये सबसे बड़ा एतराज उन पे उठता है। हाँ। परवेज इलाही साहब का जहां तक ताल्लुक है, आई थिंक परवेज इलाही साहब उस वक्त तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक शाह महमूद कुरैशी या रावलपिंडी से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। एक और मामला भी आज हुआ ना, मौलाना साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं और नए इंतखाबात का भी मुतालबा कर रहे हैं, फिर वो शराइत भी सामने रख रहे हैं, और जो शराइत वो रख रहे हैं उसको लेकर अगर वो एहतजाज के लिए निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो फिर नतीजा क्या होगा? हजरत मौलाना ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आई थिंक इस सीजन की। रीजन ये है कि आज उन्होंने अमली तौर पर अपना और पीटीआई के बीच फर्क बता दिया। एक तो वो सियासी बात कर रहे थे ना, डायलॉग होते हैं, असद कैसर आते हैं, दीगर लोग आते हैं, पीटीआई अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी का ऐलान नहीं कर सकी, ये शिकवा उन्होंने किया, और बता रहे हैं कि इनके अंदर खुद यकसुई नहीं है। मौलाना खुद बयान कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप के अंदर यकसुई नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने आज बहुत बड़ी तफरीक डाल दी है, बहुत बड़ा गैप डाल दिया बिटवीन द टू, जो एक उम्मीद किसी को थी अगर पीटीआई को कि अलायंस हो सकता है। पीटीआई की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है इसका इंजन मौलाना बने और रेल हमारी हो, क्योंकि मौलाना के पास जो असर रसूख है एनओसी के बगैर वो कराची जलसा कर सकते हैं, पीटीआई नहीं कर सकती। जो उनका दबदबा है वो इनके पास नहीं है। सो उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना का इंजन अगर लगे इस ट्रेन के ऊपर तो ये बड़ी कारगर होगी। लेकिन आज उन्होंने अमली तौर पर लकीर खींची थी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्या थी? जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के मामला से दूर रहे, मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते, अलबत्ता रियासत पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, सिफारतकारी में नाकामी हुई है, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। तो मौलाना ने इस इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो पीटीआई के लिए बहुत विन विन सिचुएशन थी, यहाँ तो उन्होंने लाइन खींच दी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुतालबात वो लेकर चल रहे हैं अजमल साहब, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? जी, यही सवाल जरा मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पर तो उन्होंने लाइन खींच दी ना, लेकिन फिर आगे वो नतीजा क्या निकलेगा, उसका यही सवाल जरा मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं अतर की तरफ रखती हूँ आगे। अतर, जमीयत उलमा इस्लाम समझती है कि हुकूमत में दमखम नहीं है, वो जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं उसको देख सकती, वो कैटर नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या समझें कि मोहसिन नकवी साहब ने जो मेहनत की या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कोशिश की वो नाकाम हो गई? मोहसिन नकवी साहब की मेहनत तो हमें वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई, क्रिकेट टीम के साथ यहाँ पर अच्छा, ये वजीर दाखिला की आप बात कर रही थी, आई एम सॉरी, मैंने समझा चेयरमैन पीसीबी की बात, सॉरी। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए मौलाना साहब एक अब उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी एक सियासत है। ये नहीं हो सकता कि आप वक्ती तौर पर किसी के साथ इत्तेहाद करें। अगर आज तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौलाना उनके साथ चलें तो वो फिर मौलाना के साथ उनको सियासी डायलॉग करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, उनको हो सकता है प्रेसिडेंसी ऑफर करनी पड़े कि भाई आपको प्रेसिडेंट की सीट हम ऑफर करेंगे। तो ये तो नहीं है कि मुश्किल वक्त पड़ा तो आपको अचकजई साहब भी अच्छे लगना शुरू हो गए, ये वही अचकजई साहब हैं जिनके हवाले से पूरी क़यादत इनकी क्या कुछ नहीं कहती रही। तो सियासत फिर आपको मुस्तकिल बुनियादों पर करनी पड़ती है और आपको कुछ चीज़ों में लेना देना पड़ता है। तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि ये समझते हैं कि जैसे ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये कौम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और इस दुनिया पे एहसान कर रहे हैं। अगर मौलाना हमारे साथ आ रहे हैं तो मौलाना के ऊपर हम एहसान करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रख रखाव करना पड़ता है, अगले को उसका ड्यू क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को तो हो सकता है समझना, एक सियासी जमातों का अपना एक मूड होता है, लेकिन जो क़यादत है उसको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, अभी इन्होंने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया ना, तो ये अगली दफ़ा जब इनकी आएगी लीड आएगी तो तब भी फिर उनको करें या मौलाना साहब को करें। ये तो नहीं है मुश्किल वक्त आया तो अचकजई याद आ गया, अच्छा वक्त था तो उस वक्त फिर आपको जो दोस्त तब नहीं करेंगे। ठीक, एहसन इकबाल साहब, ये मसला तो यही है ना कि तब कोई भी नहीं करता है सर, सिर्फ ये पीटीआई का मसला नहीं है। एहसन इकबाल साहब का अगर जो उन्होंने तकरीब में खिताब किया था वो मौजूद है तो वो ज़रा सुनवाइएगा, फिर मैं अपने पैनलिस्ट से बात करती हूँ इस पर। चीन ने इतना बड़ा ब्लैंक चेक दिया है, हम अगर अपने मुल्क में अमन और इस्तेकाम कायम न रख सके तो यकीन कीजिए कि हमारे दोस्त मुल्क भी हमें अपने हाल पे छोड़ देंगे कि इन्होंने इंसान नहीं बनना। शॉर्ट कमेंट चाहिए आप दोनों का। अजमल, आप पहले दीजिएगा कि वाकई हालात ऐसे हो गए कि दोस्त मुल्क भी अब साथ छोड़ जाएंगे।
सीनियर वजीर चीन के पाकिस्तान आते हैं, एक छत तले सियासतदान बैठ तो जाते हैं पाक ताल्लुकात के लिए, सीपैक के लिए, लेकिन अगर कोई दोस्त आपके घर आके भी आपको ये बता रहा हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सरमायाकारी के लिए फ़िज़ा साजगार नहीं है, तो आई थिंक ये किसी भी करारदाद से ज़्यादा अहम नुक्ता है और यही वो वे फॉरवर्ड है जिसको हमें फिक्स करना है। बात ठीक थी अतर साहब की, लेकिन मैं कहता कि छोटे मसाइल अपनी जगह होते हैं, लार्जर कॉन्स्पिरेसीज अपनी जगह होती हैं। आसन साहब जो बात कर रहे हैं इतराक कर रहे हैं क्योंकि ही हैज़ बीन इन क्लोज टच विद चाइनीज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो हम अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय, मिल बैठने की बजाय कहीं और देखते हैं, कहीं और से मदद तलब करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स मेरे पास, अगर आप इसको रहेगी बात पाकिस्तान, इसी नुक्ते पे मेरा आपने जुमला सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, बिल्कुल मकबूल है, उनके साथ लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये बात कहीं और जब करना चाहते हैं ना तो वो इनकी जमहूरियत पसंदी के ऊपर एतराज आता है। सियासतदान जब तक खुल मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक ये किसी और आग को नहीं रोक सकते एंड दे आर नॉट विलिंग टू सिट विद ईच अदर। ऐसे ही हालात हो गए हमारे पास। देखिए आपकी कितनी आई इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से, यूएई से, कुवैत से, हर जगह से ये कह रहे हैं ब्लैंक चेक आ गया है। किधर है वो? एक तो बता देना कि $1 आया। इशू ये है कि दुनिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कमाने के लिए, कोई दोस्ती निभाने के लिए नहीं। ये कोई करण अर्जुन की फिल्म तो नहीं है कि दोस्ती निभाने वो इधर आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं। हमारे पास तो अपने खाने के लिए रोटी नहीं, हम उनको क्या देंगे? और ऐसा इस बात का इदराक कर रहे हैं, पर इससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ। ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद कल 1 जुलाई है, क्या होने जा रहा है इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम टैक्स देते हैं तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन व अमान के लिए, बेहतरीन सड़कों के लिए, सेहत के लिए, सफाई के लिए, बिजली पानी गैस की मुकम्मल फराहमी के लिए। क़िस्सा मुख्तसर, अवाम टैक्स देते हैं अपनी बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में अवाम टैक्स देते हैं IMF की इक़्तिसाद के लिए, कर्ज़े वापस करने के लिए, मेंबरान असम्बली की मराद के लिए, उनके फ्री बिजली यूनिट्स के लिए, सफरी मराद के लिए, सरकारी बाबुओं की अय्याशी के लिए, सरदारों की सरदारी के लिए, टूटी फूटी सड़कों के लिए, सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के लिए, आखिरी वक्त में एम्बुलेंस के बजाय गधा गाड़ियों पर मरने के लिए, अदालतों में रुलने के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगी गैस के लिए, महंगे पेट्रोल के लिए, महंगी बिजली के लिए, सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाली के लिए। तो फिर कर ले तैयारी मज़ीद टैक्स देने के लिए, क्योंकि कल नए बजट का तूफ़ान अवाम से टकरा जाएगा। बजट तूफ़ान का रुख बदस्तूर अवाम की जेबों की तरफ है। वफाकी बजट तूफ़ान के नतीजे में घरेलू बजट बुरी तरह आउट होने के पूरे इम्कानात हैं। बजट तूफ़ान से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आपकी जेबें, अकाउंट सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। साथ ही बजट में अहले इक़्तिदार को मिलने वाला रिलीव अवाम के लिए बजट तूफ़ान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर कल से अमल भी शुरू हो जाएगा। तालीम, सफ़र, खुराक, रिहाइश, गर्ज इस्तेमाल की हर शय पर इजाफी टैक्स तो देना ही होगा। हुकूमत ने IMF से एक बड़ी बेल आउट डील हासिल करने और 13 ट्रिलियन के टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा करने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफी टैक्स आयद किया है। 18,887 अरब रुपए के वफाकी बजट में बराह रास्त टैक्सेस पर 48%, जबकि बिला वास्ता टैक्सेस में 35% इजाफा किया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है और अब माहाना 50,000 रुपए से ऊपर तनख्वाह वाले शख्स को 2.5 के बजाय 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह सालाना 12 लाख से 22 लाख की आमदन वाले अफराद पर 30,000 फिक्स टैक्स के अलावा 15% टैक्स, सालाना 22 लाख से 32 लाख तक तनख्वाह पर 80,000 फिक्स समेत 25% टैक्स देना होगा। इसी तरह तनख्वाह जूं ऊपर जाती रहेगी ना, टैक्स भी आपकी तनख्वाह पर हक बढ़ता रहेगा टैक्स का। माहाना 8.5 लाख कमाने वाले अफराद पर सरचार्ज लगा दिया गया है, यानी जिसकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए है, अब उन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के साथ साथ 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। आइंदा माह से शहरियों की तनख्वाह कम आएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर हुकूमत ने 70 रुपये फ़ी लीटर कर दिया है। अब ये इजाफा भी जल्द आवाम से ही ऑब्वियसली वसूल किया जाएगा। 1 जुलाई से पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को पहले से ज़्यादा और भारी टैक्स अदा करना होगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात समेत मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक जाने वाले इकॉनमी और इकॉनमी प्लस के किरायों में 12,500 रुपये तक ड्यूटी देना होगी।
फर्स्ट क्लास और बिजनेस कैटेगरी के मुसाफिर अब 75,000 रुपये के बजाय 1,05,000 रुपये ड्यूटी की सूरत में अदा करेंगे। इसी तरह यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक फ़ज़ाई सफ़र करने वालों को भी पहले से कई गुना ज़्यादा टैक्स अदा करना होगा। इस तरह के फैसलों से मशरिक़ वस्ता में मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे और उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत को अवाम से ज़्यादा अपने अरकान की फ़िक्र है। सफरी किरायों पर टैक्स की भरमार करने वाली हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तरामीम मंजूर करते हुए अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है फ़ी किलोमीटर। साथ ही अब अरकान पार्लियामेंट के बच जाने वाले सालाना फ़िज़ाई टिकट्स मनसूख होने के बजाय अगले साल के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। और सोने पे सुहागा ये कि अरकान असम्बली के लिए सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स की तादाद को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। नए माली साल के बजट में गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त या मुंतकली पर आयद एडवांस टैक्स से रिटायर्ड हाजिर सर्विस, वफाकी और सूबाई सिविल और फौजी मुलाजमीन को मुस्तस्ना कर दिया गया है। दूसरी तरफ आम आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अब अपने बच्चों के स्कूल के खर्चों में इजाफे के लिए भी कमर कस लीजिए, क्योंकि कलर पेंसिल्स मुख्तलिफ स्याही या इंक्स, रबड़ या इरेजर्स, शार्पनर्स, बॉल पेन, मार्कर्स, इन समेत तमाम स्टेशनरीज पर भी 10% सेल्स टैक्स देना होगा। बजट का लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत कहीं को तैयार नहीं है। सारी कुर्बानी हर बार की तरह आवाम के हिस्से में ही आई है, वो भी सिर्फ कमज़ोर तबके पर। पहले से महंगाई की चक्की में पिस रहे अवाम को नया बजट मज़ीद बारीकी से पीसेगा, जिससे जीना यकीनन मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है और वो बड़े पुरअज़्म हैं कि अपने इक़दामात से नॉन फाइलर की इख्तरा ही ख़त्म कर देंगे और बजट में नॉन फाइलर्स को सज़ा देने जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त न करने का ऐलान करते हुए PWD तौर पर ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है। खुर्रम शहजाद साहब माशी तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कल से जिस बजट पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है उस पर ज़रा आपसे तफसीली बात करते हैं। सर, मुल्क में कल से आ रहा है ये नया बजट, नाफिज हो जाएगा, यकीनी तौर पर इंतहाई सख्त बजट है। जो लोग टैक्स भर रहे हैं उन पर मज़ीद टैक्स लग गया है, जिन्हें टैक्स छूट थी वो इस बार भी मज़े में है। ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लोग टैक्सेस की वजह से अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं और साथ ही नॉन फाइलर्स को सज़ाएँ देने की धमकी भी दे रहे हैं। मुमकिन है ऐसा? किसी किस्म की सज़ाएँ दे सकते हैं? कैसे देंगे, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया किरण। देखें, जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पे उस पर आप टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स नहीं देंगे। देखें, जो एट सोर्स टैक्स करता है सैलरी क्लास का वो तो कटेगा डेफिनेटली, और आप एक तरफ टैक्स बढ़ाएंगे। आपका ये जो एक पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं थोड़ा बिल्ड करूंगा कि एक तरफ अगर गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में इजाफा करती है, अपने लोगों की पेंशन में इजाफा करती है, अपने डिसीजन मेकर्स की जो है वो सैलरीज और पेंशन और बरात में इजाफा करती है, और दूसरे एंड पे वो प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट करती है या सैलरी क्लास से एक्सपेक्ट करती है कि वही जो है सपोर्ट करे, फंड करे। तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा काफ़ी वीक हो जाता है। तो नंबर वन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे सारे काम वो करे जो कि उसे करने चाहिए, जो जितनी भी गवर्नमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल में टैक्सेस में अगर प्राइवेट सेक्टर पर भी इजाफा हो तो हर कोई ये फील करता है कि हर किसी का रोल है और सब अपनी जगह जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर वन। सेकेंडली, जो सैलरी क्लास में इजाफा है सैलरीज का, तो वो तो अब इस तरह से है, खासकर हायर स्लैब जो है। मैं थोड़ा सा आपको नंबर देता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हाईएस्ट स्लैब है वो 39% सैलरी क्लास के लिए हो गया है, और जो नॉन सैलरी क्लास या AOPs जिन्हें कहते हैं, एसोसिएट ऑफ पर्सन, जो एक पार्टनरशिप्स होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, या फिर डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, ब्यूटिशियंस हो गए, जो भी टैक्स नेट में है, उनको अब 50% तक टैक्स देना होगा। यानी कि किसी की अगर तनख्वाह 5 लाख है या 7 लाख है, या ये कह लें कि 5 या 7 लाख वो महीने के कमाता है, तो आधे पैसे वो गवर्नमेंट को देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में 6 महीना आपको स्टेट के लिए काम करना है। तो ये ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट है। मैं थोड़ा सा और नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि जो टैक्स लिया जा सकता है, किरण, यहाँ पे इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा।
यहाँ पे इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। वो कैसे? देखें, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड होलसेल एंड ट्रेड, स्मगलिंग और सेल्स टैक्स की चोरी और उसके साथ जो इंसेंटिव्स मिलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, आपको पता है कितना क्वांटम बनता है? इनका क्वांटम बनता है 7.8 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 7800 अरब रुपया, जो कि आपकी कर्जों की अदायगियों का 80% बनता है और आपके टैक्स का 62% बनता है। यानी कि वो अगर आप किसी तरह से जो है वो कलेक्ट करें तो ये 70-75 अरब जो सैलरी क्लास से आप लेते रहेंगे वो इवेंचुअली वो क्या होगा कि या नॉन सैलरी क्लास से वो फ्लस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि रीजन के अंदर जीसीसी कंट्रीज को एग्जांपल देता हूँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इनके यहाँ पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं। और अगर आप हाईएस्ट स्लैब को बहुत ज्यादा टैक्स कर देंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे कि जी यहाँ से हम स्विच कर जाते हैं। उसकी वजह या तो कैश पे ट्रेड करते हैं। उसकी वजह ये है किरण कि अगर वो स्विच करते हैं तो उनको हमारे लिए लॉस क्या होगा? क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं, जो हाईएस्ट स्लैब होते हैं वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनका ये निकल जाना है इकोनॉमी से। इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसको हम और आसान करें। हुकूमत टैक्स टू जीडीपी को तकरीबन 13% तक ले जाना चाहती है। इस बार टैक्स जमा करने का जो हदफ है 12 अरब रुपए रखा है। वजीर खजाना कह रहे हैं कि जैसे ही फिस्कल स्पेस मिला रिलीफ तनख्वाहदार तबके तक मुंतकिल करेंगे। आपको लगता है ये होगा? जो इतना बड़ा हदफ रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए कुछ महीनों बाद क्या हो सकता है ऐसा कि मिनी बजट आ जाए और जो एक शदीद बोझ डाल दिया है प्राइवेट मुलाजमीन के ऊपर, वो फिर उस बोझ को उतारा जाए? पॉसिबिलिटीज लगती हैं आपको? देखिए मैं गलत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं आपको दूंगा। मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 1 साल तक या 6-8 महीने तक ये बड़े प्रोग्राम हमने जाना है। बड़े प्रोग्राम में बड़े प्रोग्राम मुराद ये है कि लार्जर जो है आईएमएफ का प्रोग्राम होगा और लॉन्गर होगा, यानी कि 3 साल का $6-8 बिलियन का प्रोग्राम है। वो हासिल करने के लिए बजट दिया है। बजट में ऑफ कोर्स ज्यादातर बर्डन किया है जो ऑलरेडी टैक्स है, और उनको नहीं किया, जैसे मैंने कहा ना कि 3-4 सेक्टर मैंने नाम किया। तो देखिए ये इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करता है। अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये विल है कि 6-8 महीने में, जैसे एफडीआर की डिजिटाइजेशन की बात हो रही है और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, एनर्जी की दे रहे हैं, ये सारे काम होते हैं, और 6 महीने ये इन्फोर्समेंट होती है कि जो टैक्स नहीं मिल रहा 7.8 ट्रिलियन रुपीस का, उसमें आधा भी रिकवर कर लेते हैं। फिर मुमकिन है कि 6-8 महीने बाद एक छोटा सा रिलीफ है जो कि देना चाहिए मेरे ख्याल में। एक और चीज बताइएगा खुरम, एक और चीज बताइएगा, ये जो एयर टिकट्स पर बैरून मुल्क सफर पर जितना शदीद टैक्स लगाया गया है, इकोनॉमी क्लास पर भी, इकोनॉमी प्लस पर भी, बिजनेस क्लास पर भी, तो ये बताइएगा कि इससे एयर इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बैरून मुल्क के लिए टिकट खरीद रहा है उसके पास तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो यहाँ के बजाय वहां से टिकट खरीद ले। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन हर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता। जब भी आप देखें, अब तो ये प्रैक्टिस होगी कि एयरलाइन की आप वेबसाइट पे जाएं तो वो डॉलर में आपको ज्यादा चार्ज करना शुरू हो गए हैं, खासकर बाहर की फ्लाइट से। तो डॉलर में आप चार्ज करते हैं, और डॉलर में अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे पाकिस्तान आना और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ऑब्वियसली आपको फिर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखें, इससे ट्रैवल हर्ट होगा डेफिनेटली, और खासकर इकोनॉमी क्लास, उस पर टैक्सेस को कम करना चाहिए। वैसे तो बिजनेस क्लास को भी कम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एयर ट्रैवल या लोग जो आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, उस पर डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में टूरिज्म का भी सोचते हैं। आपके लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, और आपके यहाँ जो है वो सारे 4 मौसम हैं, आपके यहाँ टूरिज्म की साइट्स हैं जहाँ पे बहुत लोग 1.9 मिलियन लोग जो है लास्ट ईयर टूर किया है। तो मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और बेयर तो करना ही पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि कल से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जितना भी बजट बना दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं। ब्रेक लीजिए छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने बानिया तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। सिस्टम के जरिए 40 लाख शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। वज़ीर आज़म और काबीना स्मार्ट सर्वेलेंस की इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म को हिदायत की है कि वो 6 हफ्ते में तयन करें कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार है कौन, जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है।
साथ ही अदालती हुक्मनामे में तमाम टेलीकॉम कंपनीज को लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा करवाने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि पीटीए बताए सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ नस्ब किया गया है, इस तक किसको रसाई हासिल है। अदालती हुक्म में तवक्को का इजहार किया गया है कि वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला कैबिनेट के सामने रखेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा है कि तमाम टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाएं कि उनके सिस्टम्स तक रसाई न हो। टेलीकॉम कंपनीज अपना डाटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए शेयर कर सकती हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और कहा कि यह तासुर दिया गया है कि जैसे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ उनकी शिकायत पर किया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ख़त के मुताबिक उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए न कोई शिकायत दी, न कोई राय दी और न ही उनसे मुशावरत की गई। ख़त में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मज़ीद लिखा कि उन्हें 2017 से तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ख़त के मतन के मुताबिक वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का राय नहीं रखते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के एक ख़त में रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वो रिकॉर्ड पर रखें ताकि किसी भी बेबुनियाद तासुर को ज़ाइल किया जा सके कि कार्रवाई उनकी शिकायत पर शुरू की गई थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।